हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल, खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि परसों हमारा साइंस का क्लास 9th का एग्ज़ाम है, 40 मार्क्स का आएगा। वो 8 चैप्टर्स हैं। पहला, दूसरा, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, कोशिका, उत्तक, बल तथा गति के नियम, गति, गुरुत्वाकर्षण और खाद्य संसाधन में सुधार। ये 8 चैप्टर आने हैं 40 नंबर में। तो बच्चों, एक पुराना पेपर करके देख रहे हैं, उम्मीद है काफ़ी कुछ इसमें से आ जाएगा। परंतु 5 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं आया हुआ, उत्तक के रेखीय, अरेखीय और हृदयक पेशियों के उत्तकों में अंतर, वो 5 नंबर में ज़रूर करना बच्चों। उसका चाहे अलग से एक वीडियो बना के आपके साथ साझा करूँगा। तो अभी हम 2019 का, जो कि 80 मार्क्स का आता था उस समय, एक पेपर करके देख रहे हैं। काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है इसमें आपको मिले। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बल का एसआई मात्रक। तो एक क्वेश्चन मात्रक का आएगा, त्वरण का आ जाए, वेग का आ जाए, तो एक प्रश्न मात्रक का जरूर आएगा। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बल सदैव एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और बराबर होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया के बल सदैव विपरीत दिशा में एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। तो यहाँ पर एक ही वस्तु पर ना, 2 वस्तुओं पर लगते हैं, हमेशा अलग अलग वस्तु। एक पर क्रिया का बल कह देते हैं और दूसरे को प्रतिक्रिया का बल। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विस्थापन में परिवर्तन की दर को। तो विस्थापन होता है बच्चों, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कह देते हैं, वैसे वेग कह देते हैं। सूत्र भी लिख देता हूँ मैं, v बराबर x2, विस्थापन के परिवर्तन की दर जब होती है तो उसको समय से भाग करना होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। साथ साथ एक और चीज़ याद कर लें, त्वरण किसको कहते हैं? वेग के बदलने की दर को। जब वेग बदलता है समय के साथ तो उसको त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका उत्तर तो वेग है, परंतु जो हमारे पास दिए हुए प्रश्न के हिसाब से उत्तर बनेगा वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गए बच्चों। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई, जी का मान क्या होगा? जी का मान वैसे 9.8 होता है और प्लस होगा कि माइनस, ऊपर जाते हुए हम जी ऋणात्मक लेते हैं, -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए वेग कम होता जाता है, इसलिए हमें हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, तो इसलिए माइनस का निशान आएगा, सी ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखें, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है। तो बच्चों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, तो वहाँ पर भार भी 6 गुना कम हो जाता है। तो 1/6। अगर ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा देता, द्रव्यमान पूछता, तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता। द्रव्यमान चंद्रमा पर उतना ही रहेगा, परंतु भार 6 गुना कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, गुरुत्वीय त्वरण से 2-2 नंबर वाले भी आएंगे, से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से हम फेंकते हैं तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, और वेग जब बढ़ रहा है तो उसके अंदर होती है त्वरण। और क्योंकि ये त्वरण किस कारण से है? h ऊंचाई से फेंका, उसके अंदर त्वरण है वस्तु के अंदर, और ये त्वरण किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण है? गुरुत्व बल के कारण, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान कितना है?
9.8 गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं इसको, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंका जाता है उसका वेग बढ़ता चला जाता है। तो साइंस में ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी होती, हमें टू द पॉइंट भी आंसर अगर मिल गया तो वो सही अंक दिलाता है। डायग्राम और अंडरलाइन करना कभी ना भूलें, ये कई बातें मैं बताता रहता हूँ जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम या ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें। तो ये हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब कोई बस अचानक विराम अवस्था से गतिशील होती तो यात्री पीछे की ओर क्यों धकेला जाता है? तो बच्चों इसके लिए एक शब्द जो मैं देखना चाहता हूँ प्रश्न के जवाब में, जड़त्व के कारण। किस कारण? अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका 1 नंबर तो अध्यापक देगा ही देगा। जड़त्व के कारण बच्चों, चलती वस्तु चलते रहना चाहती है और रुके वस्तु रुके रहना चाहती है। तो जैसे ही बस रुकती है तो हमारा शरीर नीचे का हिस्सा तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु आगे का हिस्सा गति अवस्था में रहना चाहता है। तो ये किस कारण से है? इनर्शिया यानी कि जड़त्व के कारण से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बस के ऊपर रस्सी क्यों बांध के रखते हैं? दरी से कई बार लाठी को पीटते हैं दरी से तो धूल कण क्यों बाहर आ जाते हैं? पेड़ को हिलाते हैं तो फल क्यों गिर जाते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब जड़त्व के कारण है। विस्थापन किसे कहते हैं? यह सादिश है या आदिश? बच्चों दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखो जाने का रास्ता कुछ भी हो सकता है, घूम फिर के जाओ, यहाँ से जाओ, परंतु एक ए से बी जाने का बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है जिसको सबसे छोटा रास्ता कहते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। देखो फिर डायग्राम बनाया मैंने। और ये सादिश है कि आदिश? तो ये एक सादिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ दिशा जुड़ी होती है। ये माइनस या प्लस भी हो सकती है, सादिश राशि है ये। तो आधा नंबर तो यहाँ से मिलेगा, 1.5 नंबर इसकी परिभाषा देने पे आपको मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखें और सिद्ध करें। सिद्ध तो कैसे करें भाई? तो F इक्वल टू, पहले तो लिखना सीखें। डायग्राम फिर मैं बनवाऊंगा इसका, मैं तो अच्छे अंक लेने के लिए। दो वस्तुएं हैं m1 और m2 मास की, उनके बीच की दूरी अगर r है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? F बराबर दो वस्तुओं का द्रव्यमान निर्भर करता है उनके भार के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा, दूरी पास लाओगे तो आकर्षण का बल बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रश्न साइन आके हम क्या लगा देते हैं? जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ हमारा जो है जी, दोबारा लिख देते हैं, ये रबड़ मिल नहीं रहा मुझे। तो जी, जहाँ जी क्या है? सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67। कई बार इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की घात 2 इसके मात्रक हैं। ये कई बार हमसे ये भी पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको पूरा गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाना है। F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। ग्राफीय विधि से सिद्ध करें S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ग्राफीय विधि से थोड़ा हल्का फुल्का समझा देता हूँ कैसे होगा ये। पहले तो ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ बनना है। तीनों गति की समीकरण का एक सवाल भी आएगा ही बच्चों। 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, तो 2-3 हल्के फुल्के सवाल करना जरूर सीख लें। पुराने पेपर्स के ये वाला करवा दूंगा अभी मैं सवाल, इससे मिलता जुलता ही आएगा। तो इधर होती है हमारी वेग, इधर होता है समय, और ये है हमारा एक समान त्वरण। ये जो त्वरण है इसका वेग बढ़ता जा रहा है। सिद्ध करें कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S बराबर,
तो इस ग्राफ को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तो त्रिभुज और एक हमारा बनेगा समांतर चतुर्भुज। मान लो V1 से T1 से T2 टाइम तक उसका वेग V1 से V2 हो गया। तो अगर जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो एरिया अंडर VT ग्राफ होता है वो क्या बताता है हमको, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ मैंने एक ब्लैक पेन से या किसी और पेन से करके दिखाता हूँ। ये जो क्षेत्रफल है ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसमें एक तो त्रिभुज है A B C और एक है हमारी आयत। तो इन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो S बराबर, पहले तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, लंब गुना में लंबाई गुना चौड़ाई। तो V2, यहाँ तो V तो वेग है और समय अंतराल कितना हो गया T2 माइनस T1। और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुना में लंब। तो वैसे BC गुना AC और BC हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1 और AC हो जाएगा AC लिख दिया AB हो जाएगा V2 माइनस V1। अब त्वरण क्या होता है, क्योंकि त्वरण की इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की V2 माइनस V1 बटा में T2 माइनस T1। तो यहाँ पे आप V2 माइनस V1 की वैल्यू A इंटू T2 माइनस T1 भर दोगे तो सीधा ये बन जाएगा हमारे पास S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब मैं करवा देता हूँ सवाल। एक स्टोन ऊंचाई 19.6 मीटर से गिराया गया, नीचे आते तक उसका वेग क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर से गिराया मतलब उसका आरंभिक वेग 0 था। ऊंचाई 19.6 मीटर जानबूझ के दी गई है, आरंभिक वेग 0 हो गया, नीचे आते आते उसका वेग क्या हो जाएगा। तो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस AT है, परंतु t समय नहीं दिया हुआ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS का इस्तेमाल कर लेंगे आप। त्वरण हमारे लिए कितनी हो जाएगी, g यानी कि 9.8 और s यानी कि तय की दूरी हो जाएगी ऊंचाई 19.6 मीटर। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 0 है आरंभिक वेग 2gh, ये 0 हो गया, ये इधर बन जाएगा फार्मूला रूट वर्गमूल 2gh। तो 2 गुना 9.8 गुना 19.6 का वर्गमूल बराबर आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। हल करके तो ये 19.6 मीटर प्रति सेकंड ही वापस आ गया। तो 15 मिनट में हमने लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बड़े आसानी से 6 नंबर या 6 नंबर का तो वैसे तो आना नहीं, लेकिन गति की समीकरणों पे हमारा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। आगे हो गया केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट। केमिस्ट्री में देखो 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस को द्रव में बदला, उस ऊष्मा ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि उसको मेल्ट करने में, उसको पिघालने में जितनी ऊष्मा का हमारा उपयोग हुआ उसको कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त किस लिए, क्योंकि इससे तापमान नहीं बढ़ता, सिर्फ सारी एनर्जी उसको गलाने में चली गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। जल का उबलना रासायनिक नहीं है क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना। लोहे के चूर्ण को बालू मिलना नहीं। अलमारी को जंग लगना हाँ, अलमारी को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, 7वीं में भी सीखते हैं। 13वां प्रश्न देखो, 2 अंक का आ गया। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक और 40 ग्राम विलेय है, तो विलयन की सांद्रता जब भी परिकलन करनी हो आपको, तो उसके लिए चीज़ क्या करना पड़ेगा आपको, विलायक लिख के सांद्रता आपने निकालनी है। विलायक कितना है हमारा 40 ग्राम और बटा में विलयन का भाग।
विलायक की मात्रा बटा में विलियन, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दे रखा था, विलय, विलायक और विलियन। तो यहाँ पे विलियन का भार दे रखा है 320 ग्राम। अगर ये विलय, विलायक, विलियन, अगर ये विलय दिया होता तो हमारे पास हमें करना होता 320 में 40 जोड़ना पड़ता। क्योंकि इसने विलियन का भार ही 320 ग्राम दे दिया तो अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर विलय का भार दिया होता कि भाई ये पानी आपके पास 320 ग्राम है तो आप नीचे 320 ग्राम प्लस 40 करते, क्योंकि यहाँ पे विलियन का भार आपको 320 ग्राम दे दिया। लेकिन यहाँ इंग्लिश में हमें क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि 320 ग्राम पानी है, 320 ग्राम विलायक जल में, तो अपने को जोड़ना पड़ेगा बच्चों। 320 ग्राम में क्या जोड़ देंगे आप, 40 ग्राम किसका भार, साधारण नमक का। तो 40 बटा 360, सांद्रता पता लगानी है अपने को, 1 बटा 9 गुना 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा अपने पास। तो 9 81 होता है 90, तो 10 पॉइंट समथिंग अपने पास फिर आ जाएगा, 10 पॉइंट फिर 100 90 और 90 99, ये तो 11 आ गया, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बच्चों। फिर एक बच गया, 11.1%। तो 40 बटा 360, 4 9 36 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या पता लगाया, ये ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, 320 प्लस 40 करना पड़ेगा। विलियन और विलय और विलायक का भार आपको जोड़ना है, यहाँ इंग्लिश में क्लियर कर रखा है उन्होंने। 320 ग्राम पानी है। पुष्टि हेतु कारण दीजिए, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो सबसे जरूरी शब्द लिखना है वाष्पीकरण के कारण। तो वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि ये वहाँ के कण हमारी हथेली की ऊर्जा लेकर उड़ जाते हैं, इसलिए हमें ठंडक उत्पन्न होती है। तो 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर इतना बहुत है। बर्फीले जल से भरे गिलास के चारों ओर जल की बूंदें क्यों आ जाती हैं, संघनन के कारण, कंडेंसेशन। तो वातावरण के अंदर उपस्थित नमी उस बोतल या उस गिलास के चारों के वातावरण में उपस्थित नमी के कण, जल के कण संघनित हो जाते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं गैस से, इसलिए वो जल की बूंदें नजर आती हैं। अगला देखें प्रश्न, पृथक करने के लिए सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन निकालने के लिए आप कौन सी विधि अपनाओगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो है हमारे लिए आसान है ये प्रश्न। तो अपकेंद्रण विधि, कौन सी विधि अपनाएंगे हम, अपकेंद्रण विधि के द्वारा। नमक से कपूर किस विधि से अलग करोगे, उदरवपातन। उदरवपातन यानी कि सब्लिमेशन, उदरवपातन, सीधा ठोस से गैस अवस्था में चला जाता है नमक। बिलोते हैं ना दही को, तो उसको कहते हैं अपकेंद्रण। जल से तेल निकालने के लिए, तो जल से कीप पृथक्करण, एक कीप में जल और हम रख लेंगे तेल और जल, जिसका घनत्व अलग होगा वो ऊपर आएगा, हल्का होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे होगा। तो इस प्रकार से हम पृथक्करण विधि द्वारा, और 2 घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक में अंतर हो 25 केल्विन से कम हो, तो हम उसके लिए विधि का नाम भूल रहा हूँ बच्चों, मैं अभी बताएंगे, अभी याद आता है। निम्नलिखित को, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तापमानों में परिवर्तन करें। 483 केल्विन को सेल्सियस में, तो 80 डिग्री को केल्विन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो बच्चों इसमें सिर्फ क्या करना होता है आपको, जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देने हैं, जो उत्तर आ जाएगा चिंता नहीं करनी। 3 8 7 15 और 553 केल्विन। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आपको 273 घटाना होगा। 3 में से 3 गए 0, 8 में 7 गया 1,
4 में से 2 गए 210 डिग्री सेल्सियस। और आगे आ जाएगा हमारे पास अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बच्चों, हम एक रंगों को अलग करने की एक विधि है जिसमें एक छानक पत्थर हम ले लेते हैं। छानक पत्थर को कई सारे विलयनों में भिगोते हैं। जो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रंगों का अपना अपना वेग होता है ऊपर जाने का, तो कोई रंग पीछे रह जाता है, कोई रंग आगे चला जाता है। इस तरीके से हम रंगों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का किसी डाई में से, काले रंग की डाई में से रंगों को अलग करने के लिए जो विधि का नाम है वो है क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न देखें, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो बच्चों मिश्रण तो भौतिक रूप से कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, हम उनको मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में कोई मिट्टी या चॉक पाउडर मिला दें, चीनी में गेहूं मिला दें, वो हमारा मिश्रण होता है। यौगिक में दो पदार्थ हमेशा एक प्रॉपर अनुपात में द्रव्यमानों के मिलते हैं और मिश्रणों को किसी भौतिक विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यौगिकों को किसी भौतिक विधि द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हमारे लिए किसी रासायनिक विधि से ही अलग करना होगा। तो ये हमारा यौगिक है जिसमें दो पदार्थ किसी अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर बैठ गए यौगिक में। परंतु मिश्रण में क्या है, चॉक प्लस मिट्टी मिल गए, चॉक प्लस मिट्टी, चॉक पाउडर प्लस मिट्टी, ये हमारा क्या है, मिश्रण है जिसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। तो पदार्थों के गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट, 2 नंबर में पदार्थों के कणों के अभिलक्षणिक गुण लिखें। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण का बल होता है और पदार्थ के कण तापमान बढ़ने पर उनकी गति बढ़ जाती है। 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलयन निलंबन कोलाइडल में अंतर। तो विलयन में क्या होता है, जैसे एक परख नली में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयन निलंबन कोलाइडल में अंतर, जल प्लस कॉपर सल्फेट, जल प्लस नमक, ये हमारा होता है विलयन। निलंबन में जल में कोई ऐसी चीज़ डाल दें और कोलाइडल में हमने जल में डाला है, इसमें डाला है दूध, दूध कोलाइडल में, और निलंबन में जैसे चॉक पाउडर जो कि नीचे तली पर आके बैठ जाता है। कणों के आधार पर अंतर दे सकते हो इनके बीच में। छानक पत्थर के द्वारा अगर छानक पत्थर से गुजारें तो विलयन के कण साथ ही छानक पत्थर में से गुजर जाते हैं। इसमें छानक पत्थर के द्वारा इसके कणों को अलग कर सकते हैं, इसमें भी छानक पत्थर के द्वारा कणों को अलग नहीं किया जा सकता। इसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं, इसमें दोनों में कण जो है हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पड़ते हैं। रखने पर कुछ समय बाद इसमें कण नीचे बैठ जाते हैं, इसमें कण कितने दिन मर्जी हो जाए नीचे नहीं बैठते, इसमें फिर भी नीचे बैठ जाते हैं कुछ दिनों बाद कोलॉइडल में। तीसरा और चौथा अंतर आ रहा है, अगर लेजर लाइट गुजारें तो कॉपर सल्फेट में लेजर लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता, चॉक पाउडर में लेजर लाइट का पाथ दिखाई देता है और ये लेजर लाइट के कणों को फैला देते हैं। तो मेरी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है विलयन निलंबन कोलाइडल में अंतर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट यानी कि गैस के कणों के बीच आकर्षण का बल ना बराबर होता है, गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। गैस के कण जिस बर्तन में रखे जाएं उसके सारे बर्तन को घेर लेते हैं। तो ये गैसों के कणों की खास बातें हैं, विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखें, सेक्शन सी। वह अंगक जो कोशिका द्रव्य से भरे रहते हैं और पादप कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं, तो वो है हमारी रसधानियाँ। क्या है हमारी
रसधानियाँ क्या होती हैं जो जिनमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, वोक्यूल्स। पत्ती की एपिडर्मिस में दिखने वाले छोटे छोटे छिद्र स्टोमेटा, उनको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा। दो अथवा दो से अधिक फसल एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना क्या कहलाता है हमारा? अंतरा फसलीकरण में तो हम एक अंतर के बाद फसल बोते हैं, फसल चक्र, तो उसमें वो कहलाता है हमारा मिश्रित फसल। जब हम दो फसलों को एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाते हैं। अगला प्रश्न देखो, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? तो ये बड़ा आसान पाठ है, मेरी तरफ से 3 या 4 नंबर का, अगर 5 नंबर का आएगा इस पाठ में से भी, तो 8 पाठ हैं। ये पाठ काफ़ी आसान है। खाद्य संसाधन में सुधार। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? तो कई प्रकार की प्रजातियां मछलियों की हम तालाब में पालते हैं, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि उनमें आहार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। दूसरा, वो तालाब के हर भाग का उपयोग कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा होता है आर्थिक रूप से। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइसोसोम जो है हमारे शरीर में जो कोशिका के अंदर हानिकारक वज्रीय पदार्थों को पचाने का ताकतवर एंजाइम होते हैं, जो इनको वज्रीय पदार्थों को पचाने का काम कर देते हैं। जब कोशिका बड़ी हो जाती है तो उसकी चारों ओर की भित्ति फट जाती है। ऐसी स्थिति में जब लाइसोसोम की थैली फटती है तो वो अपनी ही कोशिका को पचा डालती है, उसके एंजाइम्स, जिससे इसलिए उसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी ही कोशिका को पचा डालते हैं। फ्लोएम के संघटक कौन से हैं? तो फ्लोएम जल के वहन के लिए उत्तक पार्ट से है ये। जाइलम जल के वहन के लिए, फ्लोएम भोजन के वहन के लिए जो उत्तक होती है पौधों में, पादप उत्तक, वो है हमारी फ्लोएम उत्तक। तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? चालनी नालिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। द्वारा याद कर लें, हमारे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है चालनी नालिका यानी छोटी छोटी पाइप जिनमें से भोजन का संवहन होता है, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। प्रोकैरियोटी यूकैरियोटी से किस प्रकार भिन्न है? तो प्रोकैरियोटी का आकार छोटा होता है, यूकैरियोटी का आकार बड़ा होता है। आकार के आधार पर बता दें, केंद्रक की स्पष्टता के आधार पर बता दें अंतर, कि प्रोकैरियोटी के चारों ओर अंगक जितने भी होते हैं उनके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए अंगक स्पष्ट नहीं दिखाई देते। यूकैरियोटी में सारे अंगक स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि उनके चारों ओर झिल्ली होती है। इनमें क्रोमोसोम के आधार पर अंतर बता सकते हो आप। क्रोमोसोम 1 होता है और उनमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटी कोशिका और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर भी इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, यानी ये पेपर करके आप काफ़ी उम्मीद है इसमें से हमारा पेपर आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसमें। तो वो जो विधि थी बच्चों, पेट्रोल को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि थी। पीछे में एक प्रश्न रह गया था हमारा। न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक का चित्र बनाकर उसके भाग दर्शाइए। तो ये नेट पर काफ़ी उपलब्ध है द्रुमिका, और न्यूरॉन का डायग्राम बना के केंद्रक, कोशिका काय, ये द्रुमिकाएँ बनानी हैं बच्चों, टेंड्रिन, और कुछ ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ये हो गया इसका केंद्रक, ये कोशिका काय, और होती कहाँ है? ये हमारी, ये इसकी पूंछ सी होती है। ये कहाँ पाई जाती है तंत्रिका कोशिका? दिमाग, जिनको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन्स। तो दिमाग तक लेके जाने के लिए जो संवेदनाएं लेके जाने के लिए तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर में, न्यूरॉन्स। ये केंद्रक, कोशिका काय, द्रुमिका। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बच्चों कोशिका के चारों ओर की झिल्ली है, सेलुलोज और लिपिड की बनी हुई, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई। तो वो क्या करती है कि कुछ पदार्थों को अपने में से आने जाने देती है, कुछ को रोक लेती है, इसलिए उसको वर्णात्मक
सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि हानिकारक पदार्थ जो उनको नहीं चाहिए वो अंदर नहीं आने देती और जो ज़रूरी पदार्थ हैं वो कोशिका से बाहर नहीं जा पाते, इसलिए इसको कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अगला बड़ा आसान सा प्रश्न है, फ्री का प्रश्न, अल्प प्रासरण दाबी समप्रासारी अति प्रसारण दाबी विलयन में रखें तो क्या होगा। तो इसमें बच्चों किशमिश के प्रयोग द्वारा हम तीनों परिस्थितियों को आराम से समझ सकते हैं। एक बीकर लेके अगर उसमें जल रखें, जल का घोल तनु और किशमिश डालें और जल का तनु घोल होगा तो किशमिश फूल जाएगी, इसको हम कहेंगे अति प्रासरण दाबी अल्प प्रासरण दाबी, यानी अल्प का मतलब कम से ज़्यादा की ओर। तो यहाँ पे पानी जो है कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा की ओर चला जाता है, पानी किशमिश फूल जाती है। अगर जितना चीनी का घोल या नमक का घोल और किशमिश के अंदर बराबर मात्रा में होगा तो उसको हम समप्रासारी कहेंगे। उस स्थिति में ना तो किशमिश फूलेगी ना ही मुरझाएगी। अगर चीनी का घोल गाढ़ा हुआ किशमिश के मुकाबले में तो चीनी फूली किशमिश वापस से उसका जो द्रव है बाहर निकलेगा उसमें से, किशमिश में से, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, अति प्रासरण दाबी विलयन कहेंगे। तो 3 नंबर हैं, फ्री के 3 डायग्राम बनाओ और नंबर पाओ। अनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। अनुवांशिक फेरबदल का मतलब है बच्चों संकरण करवा के 2 प्रजातियों का, 2 किस्मों का आपस में एक नई फसल तैयार करना, जैसे बोने पौधे तैयार करना या नई ऐसे बीज तैयार करना जो मौसम की मार को सह सकें। तो ये अनुवांशिक फेरबदल क्या है, ये क्यों उपयोगी। अनुवांशिक फेरबदल क्या है, 2 विशेष अलग प्रकार की किस्मों को संकरण करवा के नई प्रकार की किस्म उगाना क्या कहलाता है, अनुवांशिक फेरबदल। इसके क्या लाभ हैं, लाभ बहुत हैं। पौधे के अंदर जो हमें ऐच्छिक गुण चाहिए होते हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं। पौधे में फल ज़्यादा चाहिए और उसका बोना पौधा चाहिए, तो ये सारा हमें फ़ायदे किससे मिलते हैं, अनुवांशिक फेरबदल से। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, तो हमारे पौधों को पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं, तो पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में लगातार फसल उगाने से इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, तो इन कमी को दूर करने के लिए हम खाद तथा उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद नमी बनाए रखते हैं। खाद नेचुरल चीज़ है, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद। उर्वरक फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे यूरिया और NAP, NP, नाइट्रोजन, NPK, पोटाशियम। मधु उत्पादन यानी शहद उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए, तो मधुमक्खी डंक कम मारे, अपने छत्ते पर लंबे समय तक रहे और शहद ज़्यादा प्रदान करे, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो मधुमक्खी फ़ायदेमंद होगी। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज को हानि पहुँचाते हैं, तो नमी, अगर वहाँ पर नमी है, हवा का वेंटिलेशन नहीं है तो अनाज खराब हो सकता है। वहाँ चूहे, कीड़े इत्यादि भी हमारे भंडारित अनाज को नुकसान पहुँचा सकते हैं। नमी होगी तो कई बार काई लग गई या किसी प्रकार की फफूंद, फंगस वगैरह आ जाती है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है भंडारित अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक समस्या विज्ञान गुण क्या हैं, तो बच्चों फसल सुधार में हम चाहते हैं कि फसल के अंदर फल अधिक हों, पौधे का मार जो है वातावरण की मार को सह सके, बाढ़, सूखा, और फसल के जो पौधे हैं वो बाहरी कारकों से सुरक्षित रहें, ये हम चाहते हैं। इसीलिए हम अनुवांशिक फेरबदल करते हैं। तो कोशिश करूँगा बच्चों एक सैम्पल पेपर बनाने की, वो सैम्पल पेपर भी हो सकता है मिले आपको। बाकी ये पेपर करने के बाद उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, और आगे सैम्पल पेपर ज़रूर करके देखें।